वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये अक्सर जानने योग्य है। बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि सिविल केस यानी जमीन जायदाद में जो झगड़ा से संबंधित केस होता है उनकी अवधि न्यायालय में कब तक चलती है। कहने का मतलब है कि जमीन से संबंधित, चाहे वो प्रॉपर्टी के कब्जा से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है उसके लिए जो विवाद उत्पन्न हुआ है, या फिर प्रॉपर्टी का इक्वल बंटवारा हेतु, यानी किसी भी स्थिति में अगर वो विवादित होकर न्यायालय तक पहुंचा है तो हमारे व्यूअर ऐसा जानना चाहते हैं कि इनकी अवधि न्यायालय में कब तक चलती है। तो दोस्तों, इसके संबंध में हम आपको एक संक्षिप्त रूप से एकदम सॉलिड चीज़ बताएंगे और आज के बाद ये क्वेश्चन आपके अंदर नहीं आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली बात है, जब मामला न्यायालय पहुंचता है तो न्यायालय का एक प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया के तहत वो मामला चलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप केस किए हैं यानी सिविल केस किए हैं जमीन के विवाद से संबंधित, तो ये कई प्रकार के केस हो सकते हैं, कई प्रकार से संबंधित है। या तो आप बंटवारा सूट फाइल किए होंगे, या टाइटल सूट फाइल किए होंगे, या फिर आपके ज़मीन को कोई दूसरा आदमी अपने कब्जे में कर लिया है, उससे मुक्त होने के लिए यानी उसके कब्जा से छुड़वाने के बाद आप केस किए होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं केस के और उसी के आधार पर उनकी एक प्रक्रिया चलती है। अगर मैं बात करूं टाइटल केस की, तो टाइटल केस में मुद्दे और मुद्दालय यानी जो कंप्लेनेंट होते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, जो शिकायतकर्ता होते हैं, उनकी भी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो फिर आप जिन पर कंप्लेन कर रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा तक होने की संभावना होती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में जिस किसी भी का भी शेयर बनता है उनको उसमें जो है बनाया जाता है। कहने का मतलब है, हम देखे हैं खुद 20, 25, 30, 40, 50 तक का जो है रेंज जा सकता है और सामान्य तौर पर 5, 10, 15 ये तो आसान सा बात है। ऐसी स्थिति में कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी इसलिए हो जाती है कि सबसे पहले आप जो शिकायत किए हैं तो आपको प्रूफ करने के लिए आपका जो भी एविडेंस है वो न्यायालय देखेगी। उसके बाद जो भी एविडेंस आप फिजिकली पेश करना चाहते हैं यानी गवाह, उसको भी वो सुनेगी, फिर उनको नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद क्या होगा, कुछ पार्टी आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। इस तरह से प्रक्रिया लंबी हो जाती है। मैं आता हूँ कि प्रक्रिया को शॉर्ट तरह से, मतलब कम समय में ज़्यादा आप अपने केस को कैसे मूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, आपके पास जितना भी एविडेंस है, आप जो शिकायत किए हैं उस शिकायत से संबंधित आपके पास जो भी फिजिकल हो या फिर पेपर हो, यानी जो भी एविडेंस आपके पास अवेलेबल है उसको केस के साथ ही सबमिट करें तो ज़्यादा बेटर होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ एविडेंस को आप रख लेते हैं कि जब केस प्रोसेस में रहेगा उसके दौरान हम फिर टाइम लेंगे, फिर उसको हम पेश करेंगे, तो वो टाइम का आपका बचत हो सकता है। अब है कि ये कोर्ट के प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताऊं। आपने केस फाइल किया, केस का एक लिस्टिंग होता है। लिस्टिंग करने का सेंस ये हुआ कि केस की जो प्रक्रिया है उस पूरे प्रक्रिया को फुलफिल की गई है या नहीं, जितना का टिकट सटना चाहिए उतना सटा गया है कि नहीं, सरकार को जितना देना चाहिए उतना मिला है या नहीं। ये सारी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो आपका केस रजिस्टर होता है। फलस्वरूप आपके पास केस नंबर मिल जाता है, चाहे वो अपील नंबर हो, टाइटल सूट नंबर हो, या फिर जिस भी तरह का आप केस किए हैं उस तरह का नंबर आपको मिल जाएगा। अब है कि मान लिया जाए 5 हैं शिकायत करने वाले, तो पांचों अपना अपना एविडेंस या पांचों संयुक्त रूप से जो भी एविडेंस दिए न्यायालय के सामने आप पेश हुए। अब इस एविडेंस के समक्ष यानी समकक्ष अगर कह सकते हैं कि अगर आप कोई गवाह गुजारना चाहते हैं तो उस गवाह को भी सुना जाएगा। यानी उस पॉइंट, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं उनको आपने कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट जो है उनको सुन भी लिया। अब ये प्रक्रिया तक आने कई बार जो है क्या होता है
कि मतलब जो है 1 आध महीना से ज़्यादा भी लग जाता है। कारण है इसका कारण ये है कि मान लीजिए कंप्लेंट जो आप किए हैं तो उसमें अगर 5 आदमी हैं, 6 आदमी हैं, 7 आदमी हैं तो सबका एक ही दिन में मतलब जो है फिजिकली मतलब सुना जाए, ऐसा पॉसिबल होने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए इसमें भी इस प्रक्रिया में भी समय लग जाता है। दूसरी बात है कि जब ये प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेते हैं, चाहे इसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना भी लगे, तब जो है जो सेकेंड पार्टी है, जो विपक्ष का है, जिस पर आप कंप्लेंट किए हैं, उसको नोटिस किया जाएगा। मान लीजिए वो 20 आदमी है तो 20 आदमी को नोटिस जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट में उनको बुलाया गया 20 का 20 उपस्थित हो जाए। हो सकता है उसमें 15 आए, 5 एब्सेंट हो जाए, फिर अगले डेट में जो है 1 आ जाए, फिर अगले डेट में 1 आ जाए। इस तरह से प्रक्रिया जो है वो डिले होती जाती है। माना कि आपने नोटिस भेजा उनको, यानी न्यायालय के द्वारा आप सब कुछ कर दिए, तो न्यायालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और जो है सेकंड पार्टी के पास चला गया। अब सेकंड पार्टी क्या करता है, उपस्थित अगले डेट पे नहीं होती है, क्या होगा, डिले होगा ना मामला। तो डिले होगा, फिर उसका अगला डेट आता है, फिर आप प्रे करते हैं कि हमको न्याय तो चाहिए भाई, हम जब कंप्लेन किए हैं और न्यायालय के शरण में आए तो न्याय चाहिए। फिर क्या हुआ, सेकंड नोटिस जारी किया जाएगा। सेकंड नोटिस जारी करने के बाद कुछ आदमी उपस्थित हुए, कुछ नहीं हुए। इसी प्रक्रिया में थोड़ा ज़्यादा लेट लग जाता है। अब बचा जब बहस होता है, यानी मतलब दोनों पार्टी अगर न्यायालय के सामने उपस्थित हो गए, अपना अपना जो है एविडेंस दिखाए, अपना अपना बयान दिए, अपना अपना बहस किए, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप वादी हों या प्रतिवादी हों, फिजिकली से बेटर है कि लिखित जवाब बनाइए और लिखित जो है पेश कीजिए, वो ज़्यादा मतलब जो है पावरफुल होगा। अब शुरू में ही बताया, डिले का सबसे पहला कारण यह है कि कुछ कुछ एविडेंस को रख लिया जाता है कि बाद में जो है इसको जमा करेंगे, ऐसा नहीं है। उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी एविडेंस आपके पास में है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने जो कंप्लेंट किया वो रियल में आपके हक का जो है क्या हुआ है, शोषण हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको उससे संबंधित जो भी तथ्य है, जो भी एविडेंस है, उनको केस के साथ आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से डिले होने की संभावना घटती चली जाएगी। थोड़ा देर सही, लेकिन भरोसा आप कर सकते हैं और आपको न्याय भी मिल ही जाएगा। इससे संबंधित और भी कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।